Hello everyone, welcome to Study Waves. Today in this video we are going to deal with the concept of theft which is defined under section 378 of IPC. Guys, थेफ्ट को डिफाइन किया गया है आईपीसी के सेक्शन 378 में। जैसे कि हम सभी जानते हैं थेफ्ट किसी ना किसी प्रॉपर्टी का होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं थेफ्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल। तो प्रॉपर्टी का मूवेबल होना जरूरी है। सेकेंड इंग्रेडिएंट इज जब एक्यूज उस मूवेबल प्रॉपर्टी को लेता है तो एट द टाइम ऑफ टेकिंग इट उस एक्यूज की इंटेंशन डिसऑनेस्ट होनी चाहिए। थर्ड इंग्रेडिएंट इज जब उस प्रॉपर्टी को लिया जाता है तो कहाँ से लिया जाता है, उस प्रॉपर्टी का कोई ना कोई पजेसर तो होगा। जब उस पजेसर की पोजेशन से वो प्रॉपर्टी ली जाती है तो कहा जाता है टेकन आउट ऑफ पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन। अब ये जरूरी नहीं है जो पजेसर हो वो उस प्रॉपर्टी का मालिक ही हो, वो उस प्रॉपर्टी का ऑनर ही हो। हमारा फोर्थ इंग्रेडिएंट है जब उस प्रॉपर्टी को लिया जाता है तो उस पजेसर की बिना कंसेंट के लिया जाता है। तो ये फोर्थ इंग्रेडिएंट है, दैट इज टेकन विदाउट कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। और हमारा लास्ट एंड फाइनल इंग्रेडिएंट है जिसके होने से थेफ्ट कंप्लीट होता है और वो है उस मूवेबल प्रॉपर्टी का मूवमेंट होना। जैसे ही उस प्रॉपर्टी को मूव किया जाता है तो थेफ्ट का ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब एक्यूज्ड किसी पर्सन के मोबाइल को टेबल से मूव करता है, सो द मोमेंट ही मूव्स दैट मोबाइल फ्रॉम द टेबल, तो ये थेफ्ट का ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है। और ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होने पर ऑफेंस बनता है थेफ्ट का। अब देखते हैं थेफ्ट की पनिशमेंट क्या होती है। थेफ्ट की पनिशमेंट को दिया गया है आईपीसी के सेक्शन 379 में, जो है imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or both। यानी कि imprisonment 3 साल तक के लिए दी जा सकती है accused को, या फिर उससे फाइन लिया जाएगा, या फिर दोनों, that is imprisonment which may extend to 3 years और साथ ही साथ उससे फाइन भी लिया जाएगा। जैसे कि हम जान चुके हैं थेफ्ट के लिए प्रॉपर्टी का नेचर कैसा होना चाहिए, प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए। और मूवेबल प्रॉपर्टी को आईपीसी में डिफाइन किया गया है सेक्शन 22 में, जिसमें कहा गया है मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के जो सारी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी हैं वो होती है मूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है, एक होती है कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो हम अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, हम उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं। और इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी वो होती है जो हम अपने सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, जैसे टेस्ट नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। और इनके एग्जाम्पल हैं जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है। अब कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी फर्दर डिवाइडेड है टू कैटेगरीज में, मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। थेफ्ट के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी होना जरूरी है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है जो लैंड से जुड़ी हुई होती है, और इनके एग्जाम्पल हैं जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, ट्रीज है। अब ट्रीज वैसे तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन ये ट्री मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाता है जब इस ट्री को कट किया जाता है, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाता है। और थेफ्ट के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी होना जरूरी है। थेफ्ट के कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर हो सकते हैं? फर्स्ट इज टेम्ड एनिमल्स, यानी कि पेट एनिमल्स जैसे कि डॉग, काउ, बुलक, तो इन सबको मूवेबल प्रॉपर्टी माना गया है। सेकेंड इज फिशेस, फिशेस को भी मूवेबल प्रॉपर्टी माना गया है अगर इन फिशेस की कोई पर्सन रेयरिंग करता है। मंदिर की मूर्तियों को भी मूवेबल प्रॉपर्टी माना गया है। और ममीफाइड या डेड बॉडीज अगर प्रिजर्व्ड हैं साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में या मेडिकल कॉलेजेस में, तो इनको भी मूवेबल प्रॉपर्टी माना गया है। अगर किसी की जमीन से पत्थर, मार्बल, मिट्टी निकाल के ले जाई जाती है तो इनको भी मूवेबल प्रॉपर्टी माना गया है। और आर वर्सेस वाइट केस में कुकिंग गैस भी मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाई गई है। अब देखते हैं थेफ्ट के सब्जेक्ट मैटर कौन से नहीं हो सकते।
जिनको आईपीसी में कवर्ड नहीं किया गया है, वो है एनिमल्स ऑफ फेरे नेचर। फेरे नेचर का मतलब है वाइल्ड एनिमल्स, वो इसमें थेफ्ट के सब्जेक्ट मैटर नहीं माने गए हैं। अगर फिशेस की हम बात करें, फिशेस अगर रिवर में है, कैनाल्स में है, लेक्स में है, सी में है, जो कि फ्री हैं, उन्हें रिस्ट्रेन नहीं किया गया उनकी नेचुरल लिबर्टी से, तो ये दीज फिशेस कांट बी सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। और इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आईपीसी में इलेक्ट्रिसिटी को थेफ्ट की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, इसको अलग दूसरे एक्ट में, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में रखा गया है, वहां पर डील किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी की चोरी से। अब देखें ह्यूमन बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को भी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं माना गया है, चाहे वो लिविंग हो या डेड हो, और ये डिसाइड हुआ था एम्परर वर्सेस रामदीन केस में। Now let us discuss the second ingredient of theft, which is dishonest intention. The term dishonestly is defined under section 24 of IPC. And in case of theft, dishonest intention तब exist करती है जब accused movable property लेता है and वो गलत तरीके से अपना फायदा करता है या फिर ऑनर को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाता है, तब dishonest intention exist करती है accused की। एंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, अब ये जरूरी नहीं है कि टेकिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी परमानेंट ही हो, इवन इफ इट इज नॉट परमानेंट इट मे फॉल अंडर द डोमेन ऑफ थेफ्ट, एज in case of Naushad Ali Khan case. If where a person snatches away some books from a boy as he came out of school and told him that the books will be returned when the boy comes to his house, it was held to be theft. So here in this case, accused ने उस बॉय की बुक्स परमानेंटली नहीं ली थी एंड इट वाज अ केस ऑफ थेफ्ट। एंड द सेकंड केस इज प्यारेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जहां एक्यूज गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता है एंड वहां से फाइल रिमूव करता है एंड 2 दिन बाद फाइल ऑफिस में रख देता है, तो यहाँ भी फाइल परमानेंटली नहीं रिमूव की एंड इट वाज अ केस ऑफ थेफ्ट। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट समझते हैं, क्या कोई ऑनर अपनी ही प्रॉपर्टी की चोरी कर सकता है? इट वुड सीम क्वाइट एब्सर्ड, बट द आंसर इज यस। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ए अपनी वॉच को रिपेयर करने के लिए जेड को देता है एंड जेड ने वॉच रिटेन की हुई है बिकॉज अभी ए ने रिपेयरिंग के पैसे नहीं दिए हैं। अब ए अपनी वॉच को जेड की पोजीशन से ले लेता है ताकि उसे रिपेयरिंग के पैसे ना देने पड़े, तो यहाँ ए ने थेफ्ट कमिट किया है क्योंकि यहाँ ए की डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी। अब एक सेकेंड केस देखते हैं जहां ऑनर अपनी ही प्रॉपर्टी को लेता है लेकिन वहां थेफ्ट कमिट नहीं होती। फॉर एग्जांपल, ए और बी के बीच में एक हायर परचेज एग्रीमेंट होता है जहां बी एक व्हीकल लेता है इंस्टॉलमेंट्स पर एंड ए जो कि फाइनेंसर है वो उस व्हीकल का ऑनर रहेगा तब तक जब तक कि बी सारे इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर देता। लेकिन अगर बी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाता है एंड ए जो कि फाइनेंसर है उस प्रॉपर्टी को ले लेता है, तो वहां थेफ्ट कमिट नहीं होगा क्योंकि यहाँ फाइनेंसर का डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है। The third ingredient of theft is out of possession of any person. Possession का मतलब क्या होता है? Possession का मतलब होता है जब कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी को लेकर एक ऑनर की तरह डील करता है तो वो possession कहलाया जाता है। अब ये जरूरी नहीं है possessor ऑनर ही हो, but there must be a possessor of movable property जिसकी possession से movable property निकाली जाती है। अब दो सिचुएशन देखते हैं जहां प्रॉपर्टी का कोई पोजेसर नहीं होता। फर्स्ट इज डेड, डेड पर्सन। अगर कोई डेड पर्सन की प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली लेता है तो वहां थेफ्ट का केस नहीं बनता। सेकंड इज लॉस्ट प्रॉपर्टी। अगर कोई लॉस्ट प्रॉपर्टी लेता है तो वहां भी थेफ्ट का केस नहीं बनता। ये दोनों सिचुएशन में केस बनता है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का। The fourth ingredient of theft is without consent of possessor. अगर कोई बिना कंसेंट के dishonestly movable property को लेता है, then it will be a case of theft. If consent given है, चाहे वो expressed हो या implied हो,
तो वहाँ थेफ्ट नहीं होता। एक्सप्रेस्ड कंसेंट हम तब कहते हैं जब परमिशन वर्बली या रिटन में गिवन हो, एंड इम्प्लाइड कंसेंट हम तब कहते हैं जब किसी पर्सन के साइन से, एक्शन से, साइलेंस से ये इन्फर किया जाता है, ये एज्यूम करके चला जाता है कि परमिशन मिली है, तो तब हम इम्प्लाइड कंसेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड जेड फ्रेंड्स हैं और ए जेड के एब्सेंस में जेड की लाइब्रेरी में जाता है जहां से वो कुछ बुक्स लेता है पढ़ने के लिए, ये इंटेंशन के साथ कि वो उसे रिटर्न कर देगा। अगर ए को लगता है कि उसे जेड की इम्प्लाइड कंसेंट मिली है तो यहाँ थेफ्ट का केस नहीं बनता। एंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, अगर कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करके किसी की कंसेंट लेता है तो वो वैलिड कंसेंट नहीं होती है। The last ingredient of theft is moving is essential to complete the offense of theft. अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जहां पहले थी वहां से हटा दिया जाता है तो वो सफिशिएंट मूवमेंट है और ऐसा करते ही थेफ्ट का ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई गेस्ट बेडशीट चोरी करने के लिए रूम से हॉल में वो बेडशीट ले जाता है तो वो सफिशिएंट मूवमेंट है और ऐसा करते ही थेफ्ट का ऑफेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब तक हमने सिंपल थेफ्ट की बात की। अगर हम बात करें एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट, वो गिवन है आईपीसी के सेक्शन 380, 381 एंड 382 में। सेक्शन 380 में थेफ्ट तब होती है जब किसी प्रॉपर्टी को घर से या फिर टेम्परेरी रहने की जगह दैट इज टेंट या शिप से लिया जाता है तो थेफ्ट तब कमिट होता है अंडर सेक्शन 380। 381 में थेफ्ट तब कमिट होता है जब कोई क्लर्क या सर्वेंट अपने मास्टर की प्रॉपर्टी को चोरी करता है, और सेक्शन 382 तब अप्लाई होता है जब फॉर कमिटिंग थेफ्ट एक्यूज्ड किसी को हर्ट पहुंचाने के लिए पूरी प्रिपरेशन के साथ जाता है इन केस उसे रोका जाता है, जैसे कि वो अपने साथ वेपन लेके जा सकता है, तो ऐसे में सेक्शन 382 अप्लाई होता है। So that was all about theft. Thanks for watching.